आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, या तैयारी कर भी रहे हो, और तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखी, पेपर पैटर्न देखा, सिलेबस देखा और तैयारी झट से स्टार्ट कर दी। तो मुझे नहीं लगता शायद एक गलती हो रही है, शायद कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। इसी गड़बड़ को सॉर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज का ये सेशन। हाय गाइस, दिस इज सुरभि भाटिया एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट learnings of the previous exams of IBPS SO law officer। मतलब कि हम थ्रू डिफरेंट सेशंस, थ्रू IBPS SO की साइट, हमें ये पता है कि हमारा जो ये एग्जाम है IBPS SO का, जो ये जर्नी है लॉ ऑफिसर बनने की इन द बैंक्स, इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है हमारा प्री, एक होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। हमारे जो ये पेपर 1, पेपर 2, जिसे हम प्री या फिर मेंस बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं होता। तो इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जहां पर आपको सेंटर पे जाके सॉल्व करने होंगे अपने क्वेश्चंस। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो 125 मार्क्स का होता है, और इसमें आपसे पूछी जाती है इंग्लिश, आपकी रीजनिंग और साथ में ही जीके। फिर जो मेंस आपका सेकंड स्टेज है, ये आपका पूरा प्रोफेशनल नॉलेज पर होता है, मतलब ये पूरा का पूरा लॉ बेस्ड हमारा टेस्ट होता है। और फिर उसके बाद इन पर्सन आपका इंटरव्यू होता है, विच इज द फाइनल स्टेज। तो जो भी इंसान प्रीलिम्स की सेक्शनल कट ऑफ और एक्चुअल कट ऑफ क्लियर करेगा वो मेंस देगा, जो मेंस में एक कट ऑफ क्लियर करेगा वो इंटरव्यू देगा, और जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मिलाकर आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये तो हो गया हमारा पूरा एक बेसिक पैटर्न, जो हम सबको शायद पता भी है, नहीं भी पता तो एक हमें आइडिया हो गया। और जो यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, विच इज इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि अगर मेरे को एक आइडिया रखना पड़ता है कि एग्जैक्टली मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं कि मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊं, या पिछले साल की कट ऑफ के बेसिस पे तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं किसी पेपर में, ये चीज बहुत रेलिवेंट होती है। पर अब जब भी, एज आई टोल्ड यू, प्रिपरेशन स्टार्ट की, ये एक बेसिक पैटर्न देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया। इतने साल से ना तो पैटर्न बदला है, इतने साल से ना ही सिलेबस बदला है, पर कट ऑफ फिर भी हर साल बढ़ती जा रही है, राइट। क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदलता जा रहा है। तो इसलिए पढ़ने से पहले, पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि क्या हो रहा है पिछले 3-4 सालों में, जिसे सीख कर मैं अब जो मेरा एग्जाम आने वाला है, जो मेरा अगस्त में प्री है या बाद में उसके मेंस है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। तो सबसे पहले जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है प्रीलिम्स को इग्नोर। तो हम अपने सेशन में प्रीलिम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने वाले, प्रीलिम्स का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, चलो मैं पेपर 2 मतलब मेंस की तैयारी कर लेता हूँ, प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, इंग्लिश ही तो है, जीके काइंड में रट्टा ही तो मारना है, या फिर रीजनिंग ही तो पढ़नी है। तो यहाँ पर आप प्रीलिम्स पे ढंग से फोकस नहीं करते हो, जुलाई में वो फोकस करना स्टार्ट करते हो। पर एक बात क्लैरिफाई कर दूं, प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन तब होगा, आप कट ऑफ तब क्लियर करोगे जब आपने सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर की है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर किया है। मान लो तुम्हारी ओवरऑल कट ऑफ तो बहुत बढ़िया क्लियर हो गई, मान लो कट ऑफ थी समवट अराउंड 65 मार्क्स, तो तुम्हारे आगे 75, वो क्लियर हो गई। पर तुम इंडिविजुअली जीके की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, जीके में कट ऑफ थी 7 मार्क्स, तुम्हारे रह गए बस 4 नंबर, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यू कैन नॉट डू दिस थिंग कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो तुम रीजनिंग को अवॉइड कर सकते हो, या तुम्हारी जीके बहुत अच्छी है तो तुम क्या कहते हैं इंग्लिश को अवॉइड कर सकते हो। ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन ऑल द एरियाज। डेफिनेटली आपका एक स्ट्रेंथ टॉपिक रहेगा, पर वीकनेस इतनी वीक नहीं होनी चाहिए कि हम हमारी कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देन अगर मैं बात करूं द टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो पहले जो हमारा जीके का अप्रोच रहता था प्रीलिम्स में, वो बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस के अराउंड आता था, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते थे। अब भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये नेशनल पार्क कहाँ है, पर अब अगर हम देखें तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बैंकिंग सेंटर के अराउंड हो गए हैं। बैंकिंग में जो भी नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, जो भी नई आरबीआई के पॉइंट्स आ रहे हैं,
उसके अराउंड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो ये एक अप्रोच शिफ्ट हुआ है। साइमल्टेनियसली स्कीम्स के अराउंड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स काफी ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो डायरेक्टली शायद अब आपसे नहीं पूछेंगे कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, पर वो ये डेफिनेटली पूछ सकते हैं कोई भी नेशनल पार्क जो न्यूज में था। जैसे बहुत बार नया जीआई टैग डिक्लेयर हो जाता है, तो ये जीआई टैग एग्जैक्टली किस स्टेट से कनेक्टेड है ये तो हमने रट्टा मार लिया, पर इस स्टेट के एग्जैक्टली कितने जीआई टैग्स है, शायद अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमें जो भी चीज करंट अफेयर में हो रही है उसके आसपास के कुछ 3-4 पॉइंट्स का भी आइडिया होना चाहिए, स्पेशली अगर वो चीज हमारी बैंकिंग सेक्टर के अराउंड हो रही है। ठीक है। देन अगर हम बात करें जीके तो वन थिंग, अगर इंग्लिश की बात करें तो हाँ, इंग्लिश में भी अप्रोच थोड़ा सा बदला है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पैरा कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आने लग गए हैं। ठीक है, जो हमारे पैरा अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग वाले क्वेश्चंस है वो आने लग गए हैं। रीजनिंग की बात करें तो थोड़ी सी और एनालिटिकल हो गई है एंड साइमल्टेनियसली लेंदी भी हो गई है। रीजनिंग में बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, कैलेंडर के ही तो क्वेश्चंस हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन ही तो है, सीटिंग अरेंजमेंट ही तो है, तो वैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व तो कर लेते हैं। पर प्रीलिम्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज अब स्टूडेंट्स को आने लग गया है, दैट इज अराउंड टाइम मैनेजमेंट। तो जब भी आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं प्रीलिम्स का, तो ट्राई कीजिए कि आप उस चीज को बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है, वो टाइम में आप हमेशा -5 कंसिडर करके चल रहे हैं, -5 मिनट्स, जिससे आपको हमेशा एक लेवरेज रहेगा कि ठीक है वो 5 मिनट्स कुड बी दी एस्पेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अप्रोच है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो हमें उसी के अराउंड प्रीलिम्स की ढंग से तैयारी स्टार्ट करनी है। मूविंग ऑन टू द मच अवेटेड, कि जो हमारा लॉ वाला एग्जाम होने वाला है, जो हमारा मेंस होने वाला है, उसके अराउंड पहले आते थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब सेक्शन पूछ लिए जाते थे, पर अब बहुत ज्यादा हमारी अप्रोच शिफ्ट हो रही है टू कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि पहले क्वेश्चन ये आ जाता था कि एनआई एक्ट में चेक डिसऑनर कौन से एग्जैक्टली सेक्शन में, पर अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं अराउंड द कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे कि कोई भी एक सिनेरियो जहां पे चेक डिसऑनर हुआ है तो उसकी क्या लीगल लाइबिलिटी होगी, क्या रेमेडीज होंगी। ठीक है, कितने टाइम में उसे नोटिस भेजना होगा, नोटिस किसको भेजा जा सकता है, राइट। अगर उसने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, जिसने मेरे को चेक दिया था, अगर उसने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, देन व्हाट कैन बी डन, तो स्टेप्स अरेंजमेंट आ सकते हैं। देन कॉन्सेप्ट को आपको ढंग से पता होना चाहिए। तो अब आप सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं रह सकते हैं फॉर द बैराक्स, आपको वहां इंटरनली भी एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पिवट आ रहा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिवट इज अराउंड जो बैंकिंग लॉज पे फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। समवट आई कैन से कि हमारा जो 30 to 40% ऑफ द पेपर है वो हमारा बैंकिंग लॉज के अराउंड अब होने लग गया है। तो यू नीड टू बी रियली फोकस्ड अराउंड द बैंकिंग लॉज। बैंकिंग लॉज यूजुअली हम कॉलेज में बहुत कम करते हैं, राइट। इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें दिक्कत भी आती है फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा परेशानी भी होती है बिकॉज द लैंग्वेज इज सच, हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो यहाँ इफ यू रियली नीड टू पुश योर कॉम्पिटिशन, या इफ यू रियली नीड टू गो थ्रू दिस एग्जाम, तो आपको बैंकिंग लॉज पे एक अच्छा फोकस करना पड़ेगा। एंड नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि कंपटीशन इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो डू नॉट वेट और डू नॉट डिले कि छोटे छोटे एक्ट्स हैं बाद में जाके कर लेंगे, नहीं, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगेन एज आई टोल्ड यू, पिछली स्लाइड में कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड अराउंड दिस। दीज आर सर्टेन एक्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल। ठीक है, देन डीआरटी एक्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्या प्रोसेस है, कौन अपॉइंट कर सकता है, इसके अराउंड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादा क्वेश्चंस किसके अराउंड बनते हैं, कि तो कोई भी अथॉरिटी या कमीशन है वो कौन अपॉइंट कर सकता है, उसकी क्या पावर्स रहती हैं, और साइमल्टेनियसली टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। कितने वक्त में इस कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, किसको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ये क्वेश्चंस भी काफी बनने लग गए हैं, राइट। देन क्रिमिनल लॉज पे कंसिस्टेंट फोकस रहा है, पर यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है वो ये हुआ है कि पहले हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉज पे फोकस होता था, अब न्यू क्रिमिनल लॉज पे फोकस है, मतलब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर फोकस है। तो यहाँ फोकस डेफिनेटली क्रिमिनल लॉज से आपको हर बार 10 से 12, आई कुड से 12 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट, और मिलते भी हैं।
तो ये कंसिस्टेंट फोकस है, तो अगर आपका इन पे अच्छा कमांड है, यू गुड टू गो फॉर दीज 12 to 15 क्वेश्चंस। ऑल्दो यहाँ पे मैं एक पॉइंट सजेस्ट करूंगी, ऑल्दो आईबीपीएस एसओ ने कभी हमसे बीएनएसएस आने के बाद पुराने लॉज के उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, पर अगर मैं अप्रोच देखूं बाकी सब एग्जाम्स का, तो बहुत से और एग्जाम्स कंपेरिटेटिव एनालिसिस में बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट इन कंपैरिजन टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कितने सेक्शंस थे, सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन था ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कई बार ऑफ द मेजर प्रोविजंस ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा हमें ध्यान देकर चलना होगा साइमल्टेनियसली। दिस कैन ऑब्वियसली गिव यू एन एज ओवर योर कंपटीशन। मूविंग ऑन, टाइम मैनेजमेंट। ओवर द ईयर स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आई है दैट इज कि आपके पास 45 मिनट्स हैं, 45 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। तो जब तक तो पेपर होता है डायरेक्ट कि सेक्शन बताने, तो या तो आता है या तो नहीं आता, राइट, बहुत इजीली हम उसे टिक कर सकते हैं। पर अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा उसे रिकॉल करने में भी टाइम लगता है। तो 45 मिनट्स एंड 60 क्वेश्चंस इज अ वेरी क्रूशल फाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, प्लस एडेड स्ट्रेस भी है, आसपास कुछ शोर भी हो रहा होता है, कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि उनका सिस्टम नहीं चल रहा, तो वो 2-3 मिनट और माइनस हो जाते हैं, राइट। ऑल्सो जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है वो 20 सेकंड्स तो कब निकल जाते हैं, यू जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन, ओ गॉड 20 सेकंड्स जा चुके हैं, राइट। आई हैव बीन एन आईबीपीएस एसओ एस्पिरेंट माई सेल्फ, तो आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू दिस। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगेन जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा टाइम में ध्यान दे रहे हैं। ऑल्सो स्टार्ट कीपिंग अ नोट जब भी आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि आप ये देखें कि आप एग्जैक्टली कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी है। तो अगर मैं आईबीपीएस एसओ की बात करूं तो अभी तक जो चैलेंज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अराउंड होता था, वो अब टाइम प्लस एक्यूरेसी का भी चैलेंज हो गया है, बिकॉज कट ऑफ्स हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, राइट। तो इसके लिए भी यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट अराउंड इट, ओके। अब यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अवेटेड थिंग, हाई वेटेड सब्जेक्ट्स। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब अच्छे लगना इज वन थिंग, पर ये देखना होता है कि क्या वो सब्जेक्ट मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगता था कॉलेज में, डज नॉट मीन कि तुम्हें उसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो आंसर राइटिंग का अप्रोच था वो था हमें बहुत सारे पेजेस भरना, वो था हमें बड़े बड़े आंसर्स लिखना, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही डिटेल्ड हमारा जो क्या कहते हैं एनालिसिस रहेगा ऑफ द बेयर एक्ट, तो उस पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ ये हाई वेटेड सब्जेक्ट्स को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी। और ऑल्सो ये गलती मत करना कि प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, इट हैज टू गो साइमल्टेनियसली। फिर से बता रही हूँ, ना तो प्रीलिम्स के लिए बहुत डिले करना, ना ही मेंस के लिए बहुत डिले करना। कट ऑफ्स दोनों की बहुत ज्यादा हाई जा रही है, ऑल्सो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत वेराइटी आ रही है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली एग्जाम से 2 हफ्ते पहले तो। और अगर तब तुम ये कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, हम बहुत देर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सरफेसी एक्ट एंड डीआरटी एक्ट, ये सारे हमारे एक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से। एनआई एक्ट, सरफेसी एक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आज से 4 या 5 साल पहले कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस आते थे, बट देन ग्रेजुअली दिस नंबर हैज इंक्रीज टू 9 to 10 क्वेश्चंस, और एक बार तो 15 क्वेश्चंस तक आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप इससे कम 7 से 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन कंसिस्टेंट रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते ही मिलते हैं। ऑल्सो अब हमारा अप्रोच बहुत ज्यादा केस ओरिएंटेड भी जाने लग गया है इन आईबीपीएस एसओ, तो आपको यहाँ पर केसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जो हमारे लैंडमार्क केसेस हैं फॉर कॉन्स्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और जो भी क्रिमिनल लॉ के, ठीक है। कंपनीज एक्ट भी यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंपनी एक्ट से भी डेफिनेटली आ रहे हैं। पीएमएलए, आईटी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इनमें से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। बट इफ यू रियली वांट एन एज, क्योंकि अल्टीमेटली कंपेटिटिव एग्जाम है, कंपेटिटिव एग्जाम में चाहिए यही कि मैं बस एक एज ले लूं अपने कंपटीशन के ऊपर, है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इन सब एक्ट्स
को भी एक बार आराम से पढ़ना होगा। जब आप इन्हें ग्रेजुअली रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके कुछ ही प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। जैसे लिमिटेशन एक्ट में जो एक गलती बच्चा करता है वो ये होता है, लिमिटेशन एक्ट के हम सेक्शंस तो पढ़ लेते हैं कि छोटा सा एक्ट है, डन एंड डस्टेड, पर यहाँ पे आईबीपीएस एसओ जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो पूछ रहा है आर्टिकल से। जो एंड में आर्टिकल्स है ना कि किस एस्पेक्ट में कितना एग्जैक्टली लिमिटेशन पीरियड होता है, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है तो कितना लिमिटेशन होगा, इन सारी चीजों पे भी डिस्कशन होने लगा है। तो आपको लिमिटेशन एक्ट सिर्फ वो सेक्शंस तक सीमित नहीं रखना है, यू विल हैव टू गो बियॉन्ड एंड सी दी आर्टिकल्स। अब क्या सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये हम पीवाईक्यू एनालिसिस से और मॉक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कैसे टाइप ऑफ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो एक फाइनल प्लान ऑफ एक्शन पर आ जाते हैं। अभी तक हमने जो पॉइंटर्स डिस्कस किए वो प्री ओरिएंटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड टाइम मैनेजमेंट ओरिएंटेड थे, पर एक फाइनल प्लान ऑफ एक्शन बिफोर वी बिगिन विद द प्रिपरेशन, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें एक अच्छा फोकस रखना है ऑन द डिजिटल एंड द फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स। ये मेरे जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेरे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आपको इंटरव्यू में भी एक एज मिलेगा। इंटरव्यू में अगर आप बहुत लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर्स को ऑलरेडी पता है, बट इफ आप आज से ही अच्छे से अपने इन डिटेल्स के बारे में इक्विप्ड है तो आप इस चीज को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं ऑन टाइम, ठीक है। टाइम मंथ ऑन मंथ ये चीजें डेवलप हो जाएंगी कि अच्छा मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन पता चली है, पता चल गया। क्योंकि इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आखिरी के 2 हफ्ते में मेंस और इंटरव्यू के बीच में आप वो सारी इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर पाए। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 स्टेजेस। प्रायोरिटाइज रिविजन ओवर डेप्थ। एज अ स्टूडेंट हमेशा हमारी एक अप्रोच होती है कि मैं सब कुछ पढ़ लूं। प्लीज वो मत करिए। जो चीजें आपने पढ़ी हैं पहले उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम जो हाई वेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ही मत पढ़ो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी हम चीजें कर रहे हैं हर चीज को बिल्कुल बारीकी में जाके उसकी सारा कच्चा चिट्ठा जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड होके चलना है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये नहीं है दैट यू शुड नो एवरीथिंग एट ऑल, नो, बिल्कुल ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। बेयर एक्ट ओरिएंटेड रहना है, पर बेयर एक्ट पे आपको एक कमांड रखनी है, समझ रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। एंड डोंट स्किप स्मॉल एक्ट्स। हाई वेटेड सब्जेक्ट्स करने का मतलब ये नहीं है कि ये छोटे छोटे एक्ट्स मिस कर दो, जैसे कि टॉर्च हो गया, आरटीआई हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। इनमें से एक दो क्वेश्चंस आते हैं ईच सब्जेक्ट। ये एक दो क्वेश्चंस भी अगेन आपको एज देने वाले हैं आपके कंपटीशन में। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस पे भी, इन टॉपिक्स पे भी। इफ यू रियली वांट टू क्लियर द कट ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड लास्टली, नए क्रिमिनल लॉज पे एक मेन फोकस रखना है। इसका बस मेजर प्रोविजंस में कंपैरेटिव एनालिसिस करना है विद द ओल्ड लॉज, ठीक है। और ये भी बिल्कुल एंड की बात है। वंस यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द न्यू क्रिमिनल लॉज, उसके बाद ही आप एक ओल्ड क्रिमिनल लॉ से कंपैरेटिव एनालिसिस पे जा सकते हैं। तो व्हाट यू कैन आल्सो डू इज मंथ ऑन मंथ आप थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि ठीक है, माय स्टेप 1 इज गोइंग टू बी मैं बेयर एक्ट रीडिंग कर रहा हूँ, माय स्टेप 2 इज गोइंग टू बी कि मैं अब उन्हें रिवाइज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मैं और बेयर एक्ट्स उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज थोड़ा सा प्रोसेस को सॉर्ट करना स्टार्ट करना होगा। नाउ अ लॉट टू डू, एंड अगेन टाइम उतना नहीं है। अगर आपको लग रहा है मेरा मेंस तो कब है, तो बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगेन कट ऑफ्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और सबसे बड़ी बात सिलेबस बहुत ज्यादा है। और इन एग्जाम्स में ये समझ नहीं आता क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। डू नॉट वरी, एलईएसी इज देयर फॉर यू, ठीक है। नया बैच आ रहा है, ऑल्सो नया क्रैश कोर्स भी आ रहा है, ठीक है। क्रैश बैच भी आ रहा है और एक फुल फ्लेजेड बैच भी आ रहा है इन अप्रैल। ऑल यू नीड टू डू इज 6363286363 पे कॉल करो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ठीक है। इस बैच में तुम्हें लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर जीके की क्लासेस भी मिल रही हैं, मतलब प्री मेंस दोनों की क्लासेस मिल रही हैं। बाद में इफ एवरीथिंग गोज वेल, क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू के लिए भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लाइव सेशंस मिल रहे हैं। वही लाइव सेशंस रिकॉर्डेड की तरह भी रह रहे हैं, सो दैट नहीं टाइम मिल पाया लाइव देखने का या उसे फिर से देखना है, the sessions are there with you. DCS 24/7 आपको मिलता है TG पे। Then you have mentorship sessions with all the faculties. तो जिन लोगों ने exactly इस एग्जाम में अपीयर किया है वो आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आती है। जिन्होंने इतने सालों से मेंटोर किया स्टूडेंट्स को, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली देयर फॉर यू, आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए। पर इसके लिए हमें बस एक छोटा सा स्टेप लेना है,
कि इस नंबर पे कॉल करना है और सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट हो जाएंगी। और क्योंकि हम वाईटी से जा रहे हैं तो यू कैन एब्सोल्युटली अवेल द डिस्काउंट ऑफ एलईएसी वाईटी, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन एनी बैच दैट यू आर अवेलिंग। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आई होप ये सारी स्ट्रैटेजीज तुम्हें हेल्प करने वाली है। प्लीज इन्हें भूल मत जाना, नोट देम डाउन। और जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा प्लीज इस अप्रोच को देखना, बिकॉज दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम कहीं जाके स्टक हो जाएंगे, या हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं मेहनत तो बहुत करी हूँ पर मार्क्स नहीं आ रहे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू गाइज लर्नड अबाउट इट। एंड ऑल्सो कोई भी और दिक्कत आ रही है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर स्टिल कंफ्यूज अबाउट समथिंग, तो कमेंट बिलो, लेट अस नो एंड we'll help you. Bye bye guys, take care and all the very best.